हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है टिंटन एबी। सबसे पहले हम दी पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध रोमांटिक कवियों में से एक थे। उन्हें विशेष रूप से नेचर पोएट कहा जाता है क्योंकि उनकी कविता में प्रकृति का गहरा वर्णन और महत्व मिलता है। बचपन से ही उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। पहाड़, नदियाँ, जंगल, इन सब का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा जो उनकी कविता में साफ दिखाई देता है। वर्ड्सवर्थ ने अपने मित्र सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर 1798 में लिरिकल बालाड्स प्रकाशित की। इस पुस्तक ने रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की और अंग्रेजी कविता में एक नई दिशा दी। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि प्रकृति मनुष्य को बेहतर बनाती है। यह हमें शांति, नैतिकता और सच्चाई सिखाती है। मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा संबंध होता है। वर्ड्सवर्थ अपनी कविताओं के माध्यम से ये सिखाया कि प्रकृति ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक और सच्चा मित्र है। अब हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। टिंटन एबी 1798 में प्रकाशित हुई थी और ये लिरिकल बालाड्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कविता में वर्ड्सवर्थ अपने 5 वर्षों के अंतराल के बाद वाई नदी के किनारे स्थित टिंटन एबे के पास लौटते हैं और अपने अनुभवों, स्मृतियों तथा प्रकृति के प्रति बदलते दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। यह केवल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन नहीं है बल्कि यह एक गहन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक यात्रा भी है। अब हम टिंटन एबी टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। टिंटन एबी वास्तव में टिंटन एबी नामक एक ऐतिहासिक मठ को दर्शाता है जो इंग्लैंड और वेल्स की सीमा पर वाई नदी के किनारे स्थित है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कविता में उस मठ का सीधा वर्णन लगभग नहीं के बराबर है। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। कविता की शुरुआत में कवि कहते हैं 5 साल बीत चुके हैं, 5 गर्मियाँ और 5 लंबी सर्दियाँ गुजर गई हैं। अब मैं फिर से इन पानी की आवाज़ सुन रहा हूँ जो पहाड़ों के झरनों से बहते हुए धीमी और मधुर ध्वनि कर रहे हैं। एक बार फिर मैं इन ऊंची ऊंची और भव्य चट्टानों को देख रहा हूँ। कवि कहते हैं ये ऊंची ऊंची चट्टानें और ये जगह इस जंगली और एकांत स्थान को और भी गहरा और शांत बना देती है और ये पूरा दृश्य आसमान की शांति के साथ जुड़ा हुआ लगता है। कवि कहते हैं वह दिन आ गया है जब मैं फिर से यहाँ आराम कर रहा हूँ, इस गहरे साइकामोर पेड़ के नीचे बैठकर और इन छोटे छोटे घरों के आसपास की ज़मीन को देख रहा हूँ और इन बागों यानी फल वाले पेड़ों को भी जिनमें इस समय कच्चे फल लगे हुए हैं। कवि कहते हैं सब कुछ एक ही हरे रंग में ढका हुआ है और ये पेड़ पौधे जंगलों और झाड़ियों में मिलकर जैसे खो जाते हैं। एक बार फिर मैं इन बाड़ों यानी झाड़ियों की सीमाओं को देखता हूँ जो असल में साफ बाड़ नहीं है बल्कि जंगली पेड़ों की छोटी छोटी लाइनें हैं जो इधर उधर फैली हुई है और ये ग्रामीण खेत भी दिखाई दे रहे हैं। कवि कहते हैं हरियाली घर के दरवाजे तक फैली हुई है और पेड़ों के बीच से चुपचाप धुएं की लहरें ऊपर उठ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ये धुआं किसी ऐसे लोगों का संकेत हो जो इधर उधर भटकते हुए जंगल में रहते हैं या फिर किसी हर्मिट यानी साधु की गुफा से आ रहा हो जहाँ वह अकेला बैठकर आग के पास रहता है। कवि कहते हैं इन सुंदर दृश्यों ने लंबे समय तक दूर रहने के बाद भी मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ जैसे किसी अंधे व्यक्ति के लिए दृश्य, बल्कि जब मैं अकेले कमरे में होता था, ये शहरों के शोरगुल के बीच रहता था, तो इनकी वजह से मुझे थकान के समय मीठा और सुखद अनुभव मिलता था जो मेरे खून और दिल तक महसूस होता था। कवि कहते हैं प्रकृति की यादें मेरे मन के शुद्ध हिस्से तक पहुंचकर मुझे शांति और ताजगी देती है। ये ऐसे सुखद अनुभव देती है जिन्हें मैं ठीक से याद भी नहीं कर पाता। शायद इनका असर बहुत गहरा होता है जो एक अच्छे इंसान के जीवन के सबसे अच्छे हिस्से पर पड़ता है, यानी उसके छोटे छोटे बिना नाम के, बिना याद रखे गए दयालुता और प्रेम के कामों पर। और मुझे विश्वास है कि इनसे मुझे एक और बड़ा उपहार भी मिला है। कवि कहते हैं मुझे एक और आध्यात्मिक अनुभव मिला है, एक पवित्र और सुखद अवस्था जिसमें इस रहस्यमय दुनिया का भारी बोझ हल्का लगने लगता है। इस शांत और आनंदमय स्थिति में हमारे भाव,
हमें धीरे धीरे आगे ले जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारी सांसें और शरीर की हरकतें लगभग रुक सी जाती है, जैसे शरीर सो गया हो और हम एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। उस समय शांति और गहरे आनंद की शक्ति से हमारी दृष्टि साफ हो जाती है और हम चीज़ों के असली जीवन को समझ पाते हैं। कभी कहते हैं अगर ये सब सिर्फ एक भ्रम भी हो तो भी कितनी बार अंधेरे में और इस उदास दिन की रोशनी में, जब दुनिया की बेकार भागदौड़ और चिंताओं का बुखार मेरे दिल पर भारी पड़ता है, तब मैंने अपने मन से तुम्हारी ओर रुख किया हूँ। कभी कहते हैं हे जंगलों में बहने वाली वाई नदी, सच में मेरा मन बार बार तुम्हारी ओर ही जाता रहा है। कभी कहते हैं अब कुछ धुंधली और लगभग बुझती हुई यादों के साथ, कुछ हल्की हल्की पहचान के साथ और थोड़ी सी उदासी और उलझन के साथ मेरे मन में वो पुराना दृश्य फिर से जीवित हो रहा है। और यहाँ खड़े होकर मैं सिर्फ इस समय की खुशी ही महसूस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये भी सोच रहा हूँ कि ये पल आने वाले कई सालों के लिए मेरे जीवन का सहारा और खुशी का स्रोत बनेगा। और इसीलिए मैं आशा करता हूँ। कभी कहते हैं निश्चित रूप से मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा पहली बार इन पहाड़ियों में आया था। उस समय मैं हिरन की तरह पहाड़ों पर उछलता कूदता फिरता था, गहरी नदियों और अकेले बहने वाली धाराओं के किनारे किनारे। कभी कहते हैं मैं जहाँ भी प्रकृति ले जाती थी वही चला जाता था। मैं ऐसा लगता था जैसे किसी डर से भाग रहा हूँ, ना किसी प्रिय चीज़ की खोज कर रहा हूँ। उस समय प्रकृति ही मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे बचपन की साधारण खुशियाँ और चंचल हरकतें अब बीत चुकी है। मैं ये ठीक से बता नहीं सकता कि मैं तब कैसा था। तेज बहते झरने की आवाज़ मुझे एक जुनून की तरह आकर्षित करती थी और ऊंची चट्टानें भी मुझे बहुत प्रभावित करती थी। कभी कहते हैं पहाड़, गहरे और अंधेरे जंगल, उनके रंग और रूप पहले मेरे लिए एक भूख की तरह थे, एक ऐसा एहसास और प्यार जिसके लिए किसी और गहरी सोच या कल्पना की जरूरत नहीं थी और जो केवल आंखों से देखने से ही मिलता था। लेकिन अब वह समय बीत चुका है और उसकी सारी तीव्र खुशियाँ अब नहीं रही। कभी कहता है और उसकी सारी तेज और उत्साहित खुशियाँ अब नहीं रही। लेकिन इसके कारण मैं ना तो दुखी होता हूँ ना शिकायत करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बदले और भी अच्छे उपहार मिले हैं और मैं मानता हूँ कि इस कमी की भरपाई अच्छी तरह हो गई है। अब मैं ये सीख लिया है कि प्रकृति को मैं वैसा नहीं देखता जैसे बेपरवाह युवावस्था में देखता था, बल्कि अब मैं उसमें अक्सर मानव जीवन का शांत और थोड़ा दुख भरा संगीत भी सुनता हूँ। कभी कहते हैं मानव जीवन का संगीत ना तो कठोर है ना कष्ट देने वाला, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह हमें शांत और नियंत्रित कर देता है। और मैंने एक ऐसे शक्ति को महसूस किया है जो मुझे ऊंचे और महान विचारों की खुशी से भर देती है। यह एक गहरा और महान एहसास है किसी ऐसी चीज़ का जो हर जगह गहराई से फैली हुई है और जो डूबते सूरज की रोशनी में भी रहती है। कभी कहते हैं ये शक्ति गोल समुद्र में, जीवित हवा में, नीले आकाश में और इंसान के मन में भी मौजूद है। यह एक ऐसी गति और आत्मा है जो हर सोचने वाली चीज़ और हर वस्तु को चलाती है और हर चीज़ में प्रभावित होती रहती है। इसलिए मैं आज भी मैदानों, जंगलों और पहाड़ों से प्रेम करता हूँ और इस धरती पर जो कुछ भी हम देखते हैं उस पूरे महान संस्कार से जो हमारी आँखों और कानों से महसूस होता है और जिसे हम थोड़ा बहुत खुद भी अपने मन से बनाते हैं। कभी कहते हैं और जो कुछ हम देखते और महसूस करते हैं उसे पहचान कर मुझे बहुत खुशी होती है। प्रकृति और हमारी इंद्रियों के अनुभव में मैं अपने सबसे शुद्ध विचारों का सहारा पाता हूँ। प्रकृति मेरे लिए पालन पोषण करने वाली, मार्गदर्शक और मेरे दिल की रक्षक है और मेरे पूरे नैतिक जीवन की आत्मा है। कभी कहते हैं और शायद अगर मुझे प्रकृति ने इस तरह नहीं सिखाया होता तो मैं अपने अच्छे और खुशमिजाज स्वभाव को खो देता, क्योंकि मेरी बहन यहाँ इस सुंदर नदी के किनारे मेरे साथ हो। तुम मेरी सबसे प्रिय मित्र हो, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। तुम्हारी आवाज़ में मुझे अपने पुराने दिल की झलक मिलती है और तुम्हारी चमकती आंखों में मैं अपनी पुरानी खुशियों को देखता हूँ। कभी कहते हैं काश कुछ समय और मैं तुम में अपने पुराने रूप को देख सकूं, मेरी प्यारी बहन, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ। कभी कहते हैं
ये जानते हुए कि प्रकृति कभी भी उस दिल को धोखा नहीं देती जो उससे सच्चा प्यार करता है। ये उसका विशेष गुण है कि वह हमारे पूरे जीवन में हमें एक खुशी से दूसरी खुशी की ओर ले जाती है, क्योंकि वह हमारे मन को इस तरह सीखा और प्रभावित कर सकती है, उसे शांति और सुंदरता से भर सकती है और उसे ऊंचे विचारों से पोषित कर सकती है कि फिर ना तो बुरी बातें। कभी कहते हैं जल्दबाजी में किए गए फैसले, स्वार्थी लोगों की हंसी, बिना सच्चे प्यार के मिलने जुलने और रोजमर्रा की उदास जिंदगी, इनमें से कोई भी चीज़ हमारे विश्वास को नहीं तोड़ सकती और ना ही हमें परेशान कर सकती है। हमारा ये विश्वास बना रहता है कि जो कुछ हम देखते हैं वह सब आशीर्वाद से भरा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चांदनी तुम्हारे अकेले चलने के समय तुम पर चमके और पहाड़ों की ठंडी हवाएं तुम्हें छूती रहें, और आने वाले वर्षों में जब तुम्हारी ये जंगली खुशियाँ धीरे धीरे शांत और गहरी खुशी में बदल जाएगी और तुम्हारा मन सुंदर चीज़ों का घर बन जाएगा और तुम्हारी यादें मीठी आवाज़ों और मधुर संगीत का निवास बन जाएगी, तब अगर कभी तुम्हें अकेलापन, डर, दर्द या दुख महसूस हो, कभी कहते हैं अगर कभी तुम्हें दुख या दर्द मिले तो मुझे प्यार भरी और सुकून देने वाली यादों के साथ याद करोगी और मेरी इन सीखों को भी याद रखोगी। और शायद अगर मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मैं तुम्हारी आवाज़ फिर कभी न सुन सकूं और तुम्हारी आंखों में अपने पुराने जीवन की झलक न देख सको, तो अभी क्या तुम ये सब भूल जाओगी कि हम इस सुंदर नदी के किनारे साथ खड़े थे और मैं जो हमेशा से प्रकृति का उपासक रहा हूँ यहाँ बिना थके आता रहा हूँ, बल्कि तुम मुझे और भी गहरे और पवित्र प्रेम से याद करोगी और तुम ये सब कभी नहीं भूलोगी। कभी कहते हैं कई जगह घूमने और कई साल दूर रहने के बाद ये ऊंचे जंगल और बड़ी चट्टानें और ये हरा भरा ग्रामीण दृश्य मेरे लिए बहुत प्रिय बन गया है, सिर्फ अपने आप में नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से भी। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। टिंटर नेबी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक महान रचना है जो हमें ये सिखाती है कि प्रकृति केवल सौंदर्य का स्रोत नहीं है बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। स्मृति हमें कठिन समय में शक्ति देती है। मानव और प्रकृति के बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध है। यह कविता हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और जीवन को गहराई से समझने की प्रेरणा देती है। यह था टिंटर नेबी पोएम की एक्सप्लेनेशन।